डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मेहताब मरद और आज आप पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे पहले आपने सेल वॉल पढ़ा है, सेल मेम्ब्रेन पढ़ी है और साइटोप्लाज्म पढ़ा है। फिर साइटोप्लाज्म के अंदर हमने पढ़ा था कि उसमें डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं। अब बारी बारी उसमें से एक एक ऑर्गेनेल्स को हम स्टडी करेंगे। तो आज जो हमारा पहला टॉपिक है दैट इज सेल का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या चीज है? अगर हम इसकी वर्ड्स की ब्रेकडाउन करें तो एंडोज मींस इज इनसाइड, प्लाज्मिक मींस साइटोप्लाज्म ऑफ या इन, रेटी मींस ट्यूबुलर, कॉलम मींस चैनल और नेटवर्क। इसका मतलब ये है कि ये साइटोप्लाज्म का नेटवर्क है या साइटोप्लाज्म में नेटवर्क है, ऑफ साइटोप्लाज्म या इन साइटोप्लाज्म। इसकी हम डेफिनेशन कैसे कर सकेंगे कि अ नेटवर्क ऑफ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स present inside cytoplasm extended from nuclear membrane to the cell membrane is called endoplasmic reticulum। क्या मतलब कि ये एक ट्यूबुलर चैनल है, लेयर्स का बना हुआ एक चैनल है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक फैला हुआ है। जिसका मतलब ये है कि अगर ये ऑल ओवर द साइटोप्लाज्म फैला हुआ है तो डेफिनेटली ये ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स भी करेगा। और आप ये भी कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान ये एक कनेक्शन के तौर पर काम करता है। तो अगर हम इसकी डिस्कवरी की तरफ आ जाएं तो इसकी डिस्कवरी पे सबसे पहले जो काम किया था वो गार्नियर ने किया था। इन्होंने 1897 में इसको डिस्कवर किया और इसको नाम दिया था अर्गेस्टोप्लाज्म का। अर्गेस्टोप्लाज्म का मतलब होता है राइबोसोम स्टडीड। गार्नियर ने 1897 में जब इसको डिस्कवर किया तो इनको कुछ लेयर्स नजर आए साइटोप्लाज्म के अंदर, जिन लेयर्स के ऊपर छोटे छोटे दाने जो है वो उसमें स्टड हुए थे। तो आज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को भी हम अर्गेस्टोप्लाज्म कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स के स्टड होने की वजह से इन्होंने अर्गेस्टोप्लाज्म का नाम दिया था। तो इनके काम के बाद आगे किसी ने इसके ऊपर काम नहीं किया। 1969 तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ। तो अब आगे जो 1969 में जिन साइंटिस्ट ने इसके ऊपर काम किया वो कौन थे? कीथ पोर्टर एंड एल्बर्ट क्लार्क। ये दोनों आए 1969 में और नेम्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कीथ पोर्टर और एल्बर्ट क्लार्क जब आए 1969 में तो इन्होंने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दोबारा रीडिस्कवर किया और उसको जो है नाम दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। कंपोजिशन की तरफ आते हैं तो कंपोजिशन में इसमें जो प्रोटीन्स हैं वो 60 to 70% हैं, लाइपिड्स जो हैं वो 30 to 40% हैं, कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो 5 to 10% हैं, बट ये एडजस्टेड हैं। आप अच्छी तरह आपको पता है कि सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन में आपने पढ़ा था कि वहां पर प्रोटीन्स 40 to 60% मौजूद होते हैं, जबकि यहां पर प्रोटीन्स 60 to 70% मौजूद है। जिसका मतलब ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर प्रोटीन्स की तादाद सेल मेम्ब्रेन से ज्यादा होती है। सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपने लिपिड्स को देखा था कि वहां पर लिपिड्स की जो कंपोजिशन है वो कितनी होती है 20 to 40%, जबकि यहां पर आप देख रहे हैं ये 30 to 40% है। इसका मतलब है कि लिपिड्स की कंसंट्रेशन भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ज्यादा है। कार्बोहाइड्रेट्स वही हैं 5 to 10% और एडजस्टेड है। एडजस्टेड का मतलब आप लोगों ने जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें पढ़ा था कि किस तरीके से कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन और लिपिड के साथ कैसे अपने आप को उन्होंने एडजस्ट किया होता है। तो ऑरिजिन, अब सवाल ये है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल के अंदर कहाँ से आया? तो प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स, ये ऊपर वाले जो कंपोजिशन आपने देख लिए ये सारे मिलकर अरेंज्ड एंड रीअरेंज्ड, वो बार बार अरेंज हुए एक प्रॉपर चैनल में, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में, एंड फॉर्म द स्ट्रक्चर ऑफ ER और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर बना दिया। याद रखें ये ऑरिजिन इसका तब हुआ जब एवोल्यूशन हो रहा था फ्रॉम द प्रोकैरियोटिक सेल टू यूकैरियोटिक सेल। जब प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल की एवोल्यूशन हो रही थी उस वक्त ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस अंदाज में बना था, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और लिपिड्स के कॉम्बिनेशन से। स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो ये डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, मींस कि इसके अंदर दो मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं, दो मेम्ब्रेन्स फोल्डेड एंड रीफोल्डेड हैं और हर फोल्ड को हम कहते हैं सिस्टर्ना। एक फोल्ड को सिस्टर्ना कहते हैं, प्लूरल इसका है सिस्टर्नी। इसके 2D डायग्राम में अगर हम देखें तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं कि किस तरीके से ये फोल्ड एंड रीफोल्डेड है ये पूरा स्ट्रक्चर। इसमें ये जो एक फोल्ड है, इस एक फोल्ड को हमने सिस्टर्ना नाम दिया है। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पर कोई राइबोसोम्स मौजूद नहीं होते तो उसको हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। आगे इसके फॉर्म्स में आएगा।
ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहां पर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं तो उसको हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये जो आपको दानेदार स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, दाने टाइप स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, दीज आर राइबोसोम्स। तो ये राइबोसोम्स अगर मौजूद हों तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नहीं मौजूद तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये 2D स्ट्रक्चर आपने इसका देख लिया। 3D स्ट्रक्चर के लिए आप अपनी बुक का जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम निकालें और वहां पर उसका डायग्राम देखें कि 3D में वो कैसे नजर आता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फॉर्म्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कौन कौन से फॉर्म्स है और कितने फॉर्म्स है, तो सबसे पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ आते हैं कि राइबोसोम्स ऑन द सरफेस इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस बिकॉज ऑफ राइबोसोम्स। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर चूंकि राइबोसोम्स पाए जाते हैं, इसी वजह से तो उन्हें रफ कहा जाता है, क्योंकि वो कुरदरा कुरदरा सा हमें फील होता है। और उसके बाद जो है ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद होते हैं राइबोसोम्स, और राइबोसोम्स आपको अच्छी तरह पता है कि वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। अगला आने वाला टॉपिक राइबोसोम्स है, इंशाल्लाह वहाँ पे हम देखेंगे कि किस तरह राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। अब जब राइबोसोम इसके ऊपर मौजूद है तो ये भी प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करेगा। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा होता है? नो राइबोसोम्स अपॉन सरफेस, इसके सरफेस पर कोई राइबोसोम नहीं होते। इन्वॉल्व इन लिपिड फॉर्मेशन, लिपिड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं बिकॉज ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट फॉर द प्रोसेस। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसके ऊपर कोई राइबोसोम्स नहीं होते, लेकिन उसके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि लिपिड्स फॉर्मेशन में काम आते हैं, लिपिड्स फॉर्मेशन में जो है वो काम करते हैं। तो अगर ऐसे एंजाइम्स मौजूद हों जो लिपिड फॉर्मेशन में काम करें और वो एंजाइम मौजूद हों SER में, तो डेफिनेटली SER एक अरीना के तौर पर पाया जाता है किसके लिए? लिपिड्स के फॉर्मेशन के लिए। इसके अलावा SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, कुछ स्पेशलिटी है। वो क्या है? तो उसकी तरफ आ जाए। स्पेशलिटी ऑफ SER, सबसे पहली बात यह कि ये लिपिड्स की फॉर्मेशन करता है। किससे लिपिड्स को बनाता है? फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल से। फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल को इकट्ठा करके उससे लिपिड्स बनाता है। कैसे बनाता है? एब्जॉर्ब फ्रॉम द गट। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है, पूरा एलिमेंट्री कैनाल माउथ टू एनस, दैट इज कॉल्ड गट। तो इस गट के अंदर जो लिपिड्स या प्रोटीन्स या ग्लाइसरॉल्स, जितनी भी हमारे जो भी चीजें हम खाते हैं, उन चीजों की जब ब्रेकडाउन होती है, ऐसी अगर हमने कोई लिपिड्स खाए हैं उसकी ब्रेकडाउन हुई है तो फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल वहां पे बन चुके होते हैं। तो ये उसको वहां से एब्जॉर्ब कर लेता है। किसके जरिए? ब्लड के जरिए। ब्लड के जरिए वहां से एब्जॉर्ब कर लेता है और उन फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल को दोबारा मिला के उससे लिपिड्स बना लेता है। जिस तरह हमारी बॉडी में जो चर्बी बनती है वो चर्बी इस अंदाज से बनती है। तो फिर ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट टू गोल्जी कॉम्प्लेक्स। ये इस लिपिड्स को बनाकर फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स को ट्रांसपोर्ट कर देता है। आगे फिर क्या होता है? नेक्स्ट जो है हार्मोन्स प्रोडक्शन भी ये करता है। किस तरह इनिशिएट करता है उसको? जिस तरह हमारे पास कार्टिकोस्टेरॉइड्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है या एस्ट्रोजन है, ये कुछ टाइप ऑफ हार्मोन्स हैं। इन हार्मोन्स की प्रोडक्शन ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरा तो नहीं करता, लेकिन इनिशिएट जरूर करता है। अक्सर आपने देखा होगा हमारे माशरे में भी ऐसे कुछ लोग होते हैं जो झगड़ा पूरा तो नहीं करते लेकिन इनिशिएट कर लेते हैं, कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं, काम शुरू कर लेते हैं फिर छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे ही ये भी होते हैं। उन हार्मोन्स की प्रोडक्शन को ये इनिशिएट कर लेते हैं, उसके बाद का प्रोसेस फिर वो हार्मोन जाने और वो ग्लैंड जाने, तो वो काम वहीं पर चलता रहता है, लेकिन इनिशिएट ये करते हैं, धक्का ये देते हैं इस प्रोसेस के लिए। तो अब आते हैं ओवरऑल जनरल जो फंक्शंस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, उन फंक्शंस की तरफ हम आएंगे कि फंक्शंस कौन कौन से हैं। सबसे पहला डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। ये कौन करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब हम कोई केमिकल्स खाते हैं लाइक सिगरेट स्मोकिंग या मेडिसिन या कोई भी केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर जाता है, अगर वो टॉक्सिक है तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन का जिम्मा लिया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, वो उसको डिटॉक्सिफाई करता है। प्रोडक्शन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स, ये भी SER करता है। जितनी भी हमारे बॉडी के अंदर स्टेरॉइड हार्मोन्स बनते हैं तो उन स्टेरॉइड हार्मोन्स की पैदावार के लिए भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिस्पॉन्सिबल है। लिपिड्स फॉर्मेशन, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लिपिड्स फॉर्मेशन अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि उसके लिए भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इन्वॉल्व है। ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्सिस में भी काम करता है। ये इंपल्सिस नर्व इंपल्सिस हो सकते हैं, केमिकल मैसेंजर्स हो सकते हैं, तो इन चीज़ों की जो ट्रांसपोर्टेशन होती है इन इंपल्सिस की, वो काम भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट, इंट्रासेल्युलर ट्रांसपोर्ट भी SER करता है। सेल के अंदर चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना, ये काम भी किसने जिम्मे लिया हुआ है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। प्रोटीन सिंथेसिस, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया प्रोटीन सिंथेसिस जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने किस तरीके से प्रोटीन सिंथेसिस को जो है अपने जिम्मे लिया हुआ है। नेक्स्ट है प्रोडक्शन ऑफ न्यू मेम्ब्रेन्स ऑफ ER, Golgi bodies or any other bodies that is also by rough endoplasmic reticulum। इसके अलावा अगर बॉडी में कट लग जाए, डैमेज आ जाए, सेल की बॉडी में कोई डैमेज आ जाए, तो नए मेम्ब्रेन्स की पैदावार भी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लाजिम है कि वो नए मेम्ब्रेन्स बनाए, चाहे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेम्ब्रेन हो, Golgi बॉडीज का हो या सेल मेम्ब्रेन हो, कहीं पर भी मेम्ब्रेन बनाने की जरूरत हो तो वो जिम्मा लिया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। डियर स्टूडेंट्स, आज आपने पढ़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसकी डिस्कवरी, उसकी कंपोजिशन, उसका स्ट्रक्चर, उसके फॉर्म्स, उसके फंक्शंस। कोई क्वेश्चंस हो तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।